डेट है आज 18 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर के टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम इस लेक्चर में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह, जो स्टैटिक पोर्शन और कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी इन न्यूज़। एक कम्युनिटी, एक कास्ट है ये जो न्यूज़ में है, जिसका नाम है देवेंद्र कुला वेल्लर। ये क्यों न्यूज़ में है और क्या कम्युनिटी है, क्या रिलेटेड इशू है इसके बारे में, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है अभी गवर्नमेंट ने, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। पुदुचेरी एलजी, ये एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है अभी ये करंटली न्यूज़ में है रिसेंटली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साउथ अफ्रीकन कोविड वेरिएंट। कोविड-19 का जो वायरस है, वो कोरोना वायरस, उसने एक अपना नया वेरिएंट चेंज कर लिया है, नई फॉर्म। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। अभी आईसीसी की रूलिंग आई है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूल एक मतलब जो अपना फैसला सुनाया, डिसीजन सुनाया है। तो किससे रिलेटेड है ये, पैलेस्टीन टेरिटरीज से। तो ये क्या न्यूज़ है इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी, ये अभी क्यों न्यूज़ में है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक है आज का पेयजल सर्वेक्षण। तो ये सर्वेक्षण क्या है, सर्वेक्षण सर्वे को हिंदी में बोलते हैं, सर्वे। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कम्युनिटी इन न्यूज़। ये है जी देवेंद्र कुला वेल्लर, ये इस कम्युनिटी के पीपल हैं, ये देख सकते हो आप, देवेंद्र कुल वेल्लर। ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है, अभी क्या है, मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इसे एससी कम्युनिटी से, ये शेड्यूल कास्ट में कम्युनिटी है, इसे डीलिस्ट किया जा रहा है, मतलब शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हिसाब से। मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ने कहा है कि कैबिनेट ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, उसने अप्रूव कर दिया है कि 7 एससी कम्युनिटीज़ को देवेंद्र कुल वेल्लर कम्युनिटी में कैटेगराइज किया जाएगा। तो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है। और इसके लिए क्या है कि एससी कम्युनिटी की लिस्ट में डालने के लिए बिग बिल भी पेश किया गया है, कहाँ पे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। अब इसके बारे में क्या है कि जो पार्लर है वो क्या है, अपने आप प्रेफर करते हैं कि उन्हें मालर बोला जाए, मालर। ये तमिल सब कास्ट है पीजेंट की। पीजेंट का मतलब है जी जो फार्मर होते हैं ना, किसान, जो लीज पे क्या है, फील्ड लेके, खेत क्या पट्टे पे लेके वगैरह जो करते हैं ना, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन, उन्हीं को पीजेंट बोलते हैं। तो ये पीजेंट की ही सब कास्ट है तमिलनाडु में। तो ये जो कम्युनिटी ये के मेंबर हैं, ये अपने आप को क्या है, देवेंद्र कुला वेल्लर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि जी इनका नाम ड्राइव होता है गॉड देवेंद्र से, ये एक भगवान है देवेंद्र नाम से। तो इस देवेंद्र का नाम मतलब रिफ्लेक्ट होता है, प्रदर्शित होता है इनके कम्युनिटी में। तो इसलिए ये क्या, देवेंद्र कुल वेल्लर कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनके बारे में यही था, बस आपको ये याद रखना है कि देवेंद्र कुला वेल्लर ये जो है कहाँ से है, तमिलनाडु से। मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो आप टिक कर सको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी ई छावनी पोर्टल। ये गवर्नमेंट ने अभी ई छावनी पोर्टल बनाया है। ई का मतलब है जी इलेक्ट्रॉनिक, छावनी मतलब है कंटोनमेंट बोर्ड के लिए बनाया है। ये छावनी, ई छावनी पोर्टल देखो, यूनिफाइड पोर्टल है फॉर ऑल कंटोनमेंट बोर्ड। ये कंटोनमेंट बोर्ड क्या होते हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपालिटीज़, तो ये जैसे होती हैं ऐसे ही कंटोनमेंट बोर्ड होता है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसमें भी क्या है, इलेक्शन वगैरह होते हैं, कुछ मेंबर इसके इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड, मतलब कुछ मेंबर को चुनाव करके चुना जाता है और कुछ मेंबर क्या है, नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब नामांकित किया जाता है कंटोनमेंट बोर्ड में। यहाँ पे क्या है, जनरली आर्म फोर्स के लोग रहते हैं। जैसे कोई एरिया है, इसको डिफाइन कर दिया कि ये कंटेनमेंट बोर्ड है, कंटेनमेंट बोर्ड। यहाँ पे क्या है, आर्म फोर्स के, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। वही क्या है, जुरिस्डिक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के हाथ में रहता है इस एरिया का। यहाँ पे फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करनी है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड वगैरह अच्छे बने होने चाहिए इस एरिया में, तो वो कंटोनमेंट बोर्ड देखता है सारा। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया। पोर्टल का मतलब है जी वेबसाइट है एक, जैसे आप साइट खोलते हो इंटरनेट पे, एक साइट पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने। क्यों, ताकि यहाँ पे जो पब्लिक रहती है, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल किया जा सके। और क्या है,
ट्रेड लाइसेंस ऑफर किया जा सके सर्विस ऑनलाइन ही, मतलब जो पब्लिक यहाँ पे जनता रहती है उनकी जो भी सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हल निवारण करने के लिए सिटीजन क्या है, जो भी यहाँ नागरिक रहते हैं वो ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, ऐसे कंटोनमेंट की जो फैसिलिटी कहाँ पे ऑलरेडी है, खड़की और पुणे में ऑलरेडी ये कंटोनमेंट बोर्ड की लॉन्च की जा चुकी है फैसिलिटी। अब देखो जी ये पोर्टल है, ये ECHAVANI ये एक साइट है, पोर्टल है। ये क्या है, ऑनलाइन सिविक सर्विस प्रोवाइड करेगी 20 लाख रेजिडेंट को, लगभग 62 कंटोनमेंट बोर्ड में अक्रॉस द कंट्री। वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी जी, जैसे मान लो आपको कुछ चीज़ लीज पे ली है आपने, तो उसको रिन्यूअल करा सकें, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकें, या फिर आपको वाटर का कनेक्शन लगवाना घर पे, या फिर सीवरेज कनेक्शन लगवाना घर पे, तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके ऑनलाइन। तो इसके लिए स्टार्ट किया है। तो इसमें इतना ही था, चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी पुदुचेरी LG। पुदुचेरी LG का क्या मतलब है, LG का मतलब है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब आपको पता ही होगा जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी ये दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें क्या है CM होता है, चीफ मिनिस्टर, और उनमें क्या है LG होता है। जैसे स्टेट में क्या होता है गवर्नर, स्टेट में गवर्नर होता है राज्यपाल, लेकिन दिल्ली CM में क्या है LG, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो अभी क्या है, प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी जी थी यहाँ की पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको रिमूव कर दिया, हटा दिया है। देखो जी इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ही काम करते हैं। जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जैसे स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है, इसी तरह इन्हें भी हटा सकता है। तो अभी क्या है, जो तेलंगाना के गवर्नर हैं उनको एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल चार्ज दिया है पुदुचेरी का, मतलब जो तेलंगाना स्टेट के गवर्नर है ना, तमिलिसाई सौंदरराजन, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो या NTPC वगैरह की, तो आप याद कर सकते हो। तमिलिसाई सौंदरराजन इसका नाम है। तो इनको एडिशनल चार्ज दिया है पुदुचेरी का, मतलब अब तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो क्या है पुदुचेरी के भी गवर्नर रहेंगे। अब क्या एक गवर्नर को 2 स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का चार्ज दिया जा सकता है? उसका जवाब है येस। देखो जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 1956 में। इसके थ्रू क्या है, कोई भी एक स्टेट का गवर्नर 2 स्टेट का या एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। समझ गए? अब इसकी पावर कहाँ से आती है जी, LG की पुदुचेरी की पावर कहाँ से ड्राइव होती है, सोर्स क्या है? अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जी, संविधान में आर्टिकल है 239A। तो यूनियन टेरिटरी क्या है पुदुचेरी, इसी आर्टिकल के थ्रू गवर्न की जाती है, मतलब इसके नियम वगैरह रूल वगैरह इसी के थ्रू बनते हैं, इस आर्टिकल के। और एक एक्ट बनाया गया 1963 में, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट। इसके थ्रू क्या है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट किए गए, मतलब CM की पोस्ट क्रिएट की गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए गए, और तब से यहाँ से इलेक्शन होने लगे। और उसके लिए क्या है, एक गवर्नर अपॉइंट किया करते हैं इस सेम एक्ट के थ्रू, जो 1963 का एक्ट था। इसी के थ्रू क्या है, प्रेसिडेंट एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे, किसके लिए, पुदुचेरी के लिए। इस एक्ट में सारी प्रोविज़न थी। इसके सेक्शन 44 में एक प्रोविज़न ये भी है इस एक्ट के थ्रू कि जो LG हैं वो अपने डिस्क्रिशन में काम करेंगे, एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब है जी अपनी इच्छा अनुसार काम करेंगे। लेकिन क्या है, उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होते हैं, तो वो भी क्या है एडवाइस देंगे, को उनकी एडवाइस पे काम करेंगे। लेकिन अगर उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे LG। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, मतलब कि मतभेद हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द LG एंड हिज मिनिस्टर ऑन एनी मैटर, मतलब किसी भी मैटर पे, किसी भी मामले पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और CM के बीच, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, मतलब मतभेद हो गया। मान लो कोई बिल पास किया जी लेजिस्लेटिव असेंबली में, पुदुचेरी की में, कोई कानून बनाने के लिए। अब ये कानून गया LG के पास, CM ने दिया कि भाई साहब आप साइन करो, LG साहब साइन करो, लेकिन LG साहब मान नहीं रहे हैं कि नहीं मैं तो साइन नहीं करूँगा।
तो क्योंकि इन्हें गलत लग रहा है ये बिल, कोई कानून बना रहे हैं तो एलजी क्या है, इस अगर इन्हें गलत लगता है तो ये फिर इस मैटर को, इस बिल को प्रेसिडेंट को भेज देंगे, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे वो मानना पड़ेगा सीएम को भी और एलजी को भी। लेकिन अगर मैटर मान लो अर्जेंट है मैटर, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है मतलब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कोई भी इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, तब तक कि प्रेसिडेंट डिसीजन ना दे उससे पहले भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर वही मानना पड़ेगा कि बिल बनाना है कोई कानून या नहीं बनाना है। और अंडर सेक्शन 22 इस एक्ट के जो 1963 का एक्ट है, इसके सेक्शन 22 में क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कुछ ऐसे प्रपोजल हैं, लेजिस्लेटिव प्रपोजल, मान लो कोई बिल वगैरह कानून बनाना है, कुछ ऐसे हैं जिसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर की प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ती है। मतलब मान लो ये सीएम है जी पुदुचेरी के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कोई कानून बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनके लिए एलजी की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब पहले परमिशन अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम बिल ये कानून पेश करें या ना करें, इंट्रोड्यूस करें ना करें लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो कौन से कानून हैं ऐसे? वो जी अगर कानून है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर, अगर जुडिशियल कमिश्नर के लिए कोई कोर्ट वगैरह बनाने हैं, कॉन्स्टिट्यूट करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, बनाने क्रिएट करने हैं, तो परमिशन लेनी पड़ेगी एलजी की, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेने के बाद ही आप बिल वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? लेजिस्लेटिव असेंबली में। बस ये है इस न्यूज़ में था, ये आपको याद रखना है कि और एलटी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए। और इन्हें कभी भी हटा सकते हैं प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, जब चाहे जब हटा देते हैं। समझे? चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है जी हमारा व्हाट इज़ द साउथ अफ्रीकन कोविड वेरिएंट। अभी क्या है, डब्ल्यूएचओ ने आइडेंटिफाई किया है। डब्ल्यूएचओ क्या आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यूनाइटेड नेशन आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि 1945 में बना था, संयुक्त राष्ट्र। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ के लिए रेगुलेशन वगैरह, रूल्स वगैरह बनाती है। तो इसने अभी आइडेंटिफाई किया है कि 3 न्यू वेरिएंट हो गए हैं कोरोना वायरस के। मतलब कोरोना वायरस ने अपने 3 भाई और बना लिए, ये समझ लो आप। कोरोना वायरस क्या है, 3 और न्यू वेरिएंट में कैटेगराइज हो गया है, मतलब 3 तरह के और इसने जनरेशन बना लिया, अपनी म्यूटेशन कर लिया है। कहाँ कहाँ पे? यूके में, ब्राज़ील में और साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका आप जानते हो, अफ्रीका में एक कंट्री है सबसे लास्ट में, ये अफ्रीका है जी। जैसे अफ्रीका है ये अफ्रीका में सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका है। और ब्राज़ील साउथ अमेरिका में कंट्री है। यूके आप जानते हो, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3 वायरस में से जो भी ये वायरस, जो कोरोना वायरस ने अपने 3 तरह के टाइप्स बनाए हैं, उनमें से जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का जो वायरस है, उसका नाम है 20H/501Y ये .V2, या फिर उसका दूसरा नाम है और B.1.351। ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बस इतना कहा है ये जो ब्रिटेन में अब वायरस है उससे डिफरेंट है और ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है। कैसे? कि देखो ये न्यूयॉर्क टाइम में क्या है, वो है न्यूज़पेपर, उसने भी इसका है कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसने एक म्यूटेशन कर लिया है जिसका नाम है N501Y। N501Y म्यूटेशन करना क्या होता है अभी डिटेल में जानेंगे हम। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये अब खतरनाक क्यों है, इसने अगर म्यूटेशन कर लिया है तो म्यूटेशन करने का मतलब है जी चेंज कर लिया। म्यूटेशन का मतलब है चेंज, अपने आप को चेंज कर लेता है। वायरस जब भी रेप्लिकेट होता है ना, जैसे मान लो, देखो पूरा समझ लो आप, कोरोना वायरस है जी या कोई और वायरस है, तो ये क्या करते हैं, ये खुद क्या है, इन्हें अगर जीना है, जीवन इनका अगर इन्हें ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो इन्हें कोई बॉडी पार्ट चाहिए होता है। जैसे कोई भी किसी की भी बॉडी में, एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, किसी भी बॉडी में आएंगे तो ये उसी से खाना पीना लेते हैं। आपकी बॉडी में आ गया, ह्यूमन बॉडी में आ गया ये वायरस, तो क्या है यहीं पे क्या रेप्लिकेट होता रहता है ये। जैसे एक वायरस घुसा आपकी बॉडी में, समझे, वो क्या 3 में, 2 में, 4 में बट जाएगा। जैसे मान लो 5 में बट गया, तो ये फिर ये वायरस 5 में बट गया ना, ये फिर आगे 5 में और बढ़ जाएंगे, 5 में ऐसे ये एक वायरस 5 5 5 5, फिर ये 5 और फिर और 5 5 में मतलब डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे रेप्लिकेट होता है। इसलिए क्या है, वायरस ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। वायरस से कोई भी डिसीज़ होती है तो उसे टैकल करना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। अब जब इसने वेरिएंट क्या है म्यूटेशन कर लिया है, अब म्यूटेशन क्या है, ये चेंज, मतलब वायरस ना, जैसे अभी क्या है इस तरह का वायरस है, ठीक है, ये मान लो ये शेप है वायरस की, और इसके जीन है, कुछ जीन इस तरह के हैं। जैसे क्या है, आपने देखा होगा कभी
सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ये जीन के जैसे ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, ये जीन है। जैसे मान लो अपने जीन में ही क्या है चेंज कर लेता है वायरस कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जब चेंज हो गया ना वायरस में, अभी क्या है, अभी कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई। अब वैक्सीन तो बनाई थी पहले, ये वायरस था ऐसा, मान लो ऐसा था वायरस, इसके लिए वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन क्या है इसी पे असर करेगी। अगर मान लो वायरस ने चेंज कर लिया अपने आप को, मान लो इसमें दूसरा जीन आ गया और इसने कुछ अलग सी शेप बना ली, ठीक है, तो क्या है अब जो वैक्सीन पहले बनाई थी ना इस पे असर नहीं करेगी कुछ, तो क्या है कोरोना वायरस ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए कंसर्न क्या है जताई जा रही है प्रॉब्लम, कि वायरस ने क्या है जो एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, लेस ससेप्टिबल है टू द एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन। और एंटीबॉडी एंटीजन तो आप जानते होंगे, एंटीबॉडी एंटीजन क्या है, जैसे मान लो कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आया, कोरोना वायरस ये तो है जैसे आपकी बॉडी में आया, ये तो आपकी बॉडी के लिए हो गया एंटीजन। एंटीजन का मतलब है जी, मतलब फॉरेन सब्सटेंस, मतलब विदेशी तत्व आ गया आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी जानती नहीं है इसे, पहले तो था नहीं आपकी बॉडी में ये एंटीजन, तो अभी आ गया, उसे बोलते हैं एंटीजन। और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाते हैं। एंटीबॉडीज मतलब इस फॉरेन सब्सटेंस को मारने के लिए एंटीबॉडी। ऐसा मान लो जी आपकी गली में कुत्ते रहते हैं, ठीक है, डॉग, तो वो क्या है सब लोगों को जानते हैं गली में। अगर आपकी गली में कोई दूसरा मान लो वो आ गया इंसान, पर्सन आ गया, तो वो कुत्ते भौंकने लगते हैं ना। तो इसी तरह मान लो ये डॉग है, एंटीबॉडी एक डॉग है जो आपकी गली में आपकी बॉडी में रहता है, और ये दूसरी गली का आदमी है एंटीजन जो आपकी यहाँ बॉडी में आया आपकी गली में। तो ये एंटीबॉडी क्या है, जैसे ही एंटीजन आता है ये इसे पे अटैक कर देते हैं, इसे मार देते हैं ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा समझ लो आप, समझ गए। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है न्यूट्रलाइज कर देते हैं कोई भी वेरिएंट को। लेकिन अभी WHO ने कहा है जो नया वेरिएंट बना है ना, म्यूटेशन हो गया वायरस का, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, एंटीबॉडी जो जनरेट हुए हैं बॉडी में वैक्सीन के कारण से इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसर्न जताई जा रही है। अब वाई डू वायरस मुटेट क्यों होते हैं, अपने आप को चेंज क्यों कर लेते हैं वायरस। देखो जी म्यूटेशन जस्ट क्या है, मीन्स ए डिफरेंस और लेटर चेंज इन द जीनोम। म्यूटेशन का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं, उनकी जो जीनोम है, जीन सीक्वेंस है, उनमें क्या चेंज हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है वायरस। ये एक नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल पार्ट है म्यूटेशन, वायरस का होना। वायरस होता ही है जब मान लो उसे काफ़ी देर हो जाती है, बॉडी में काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो अपने आप को चेंज कर लेता है और बहुत सारे बॉडी को, पर्सन को अफेक्ट करता है, बहुत सारे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है वायरस पे प्रेशर हो गया है जी, कि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, मैनी मिलियंस ऑफ पीपल में, मतलब बहुत लाखों पीपल में फैल चुका है। इसलिए क्या है वायरस म्यूटेशन हो गया है। और जो SARS-CoV-2 ये कोरोना वायरस का ही नाम है, SARS-CoV-2, ये क्या है एक RNA वायरस है। RNA वायरस ये भी याद रखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA के बारे में पढ़ाई होगा ना आपने, तो ये एक RNA वायरस है। और म्यूटेशन का मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं, जीन सीक्वेंस में चेंज होना उसमें। और म्यूटेशन क्या है जी, ये क्या है, जैसे क्या है वायरस है, ये वायरस अपनी कॉपी करता रहता है ना। म्यूटेशन होता कैसे है, वायरस क्या है जैसे ही घुसा ये कॉपी करता रहता है अपनी, जैसे एक वायरस 5 में 3 में बट गया, डिवाइड हो गया, फिर ये अलग 3 में हो गई, फिर ये 3 में हो गई, ये 3 में हो गई। तो जब ये कॉपी करता रहता है ना, अपनी कॉपी करता रहता है, वायरस फैलता रहता है, तो इसमें मिस्टेक हो जाती है वायरस पे, और ये अपना दूसरे शेप ले लेता है, मतलब इसके जीन सीक्वेंस चेंज हो जाती है, इसीलिए म्यूटेशन होता है जी। म्यूटेशन इन RNA वायरस ऑफन हैपन्स व्हेन द वायरस मेक्स ए मिस्टेक वाइल इट इज़ मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। मतलब वायरस मिस्टेक कर देता है जब अपनी कॉपी कर रहा होता है बॉडी के अंदर, इसलिए म्यूटेशन होता है। तो इसके बारे में इतना ही था। म्यूटेशन क्या होता है ये समझ गए होंगे आप, जीन कैसे चेंज होता है वायरस का, और क्यों ये हमारे लिए क्यों हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक। और एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं ये भी समझ गए होंगे, कैसे अटैक करते हैं। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, ICC रूलिंग सेज इट हैज़ जुरिस्डिक्शन इन पैलेस्टीन टेरिटरीज। ICC क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये कोर्ट क्या है, एक रोम स्टैचू बना था जी। रोम स्टैचू एक ट्रीटी है, संधि हुई थी, एग्रीमेंट समझौता हुआ था, ये 2002 से इफेक्ट में आ गया, लागू हो गया। तो इसने रूलिंग किया है, रूलिंग क्या है कि इसके पास क्या है, जो पैलेस्टीन टेरिटरीज है उसके ऊपर भी जुरिस्डिक्शन है, मतलब इसका अधिकार है, उस पर भी रूल कर सकता है, उस पर भी रूलिंग दे सकता है, कोई भी नियम वगैरह लागू कर सकता है। ये इजराइल को बोला है जी अभी, क्योंकि इजराइल वहाँ पे क्या है, पैलेस्टीन, आपको पता होगा पैलेस्टीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।
तो वहाँ पे क्या है, जो वार क्राइम होते रहते हैं, युद्ध होता रहता है इजराइल पैलेस्तीन के बीच में, या एट्रोसिटीज अत्याचार होते रहते हैं पैलेस्तीन में, पैलेस्तीन होता है ना, जो फिलिस्तीन भी लिखा होता है हिंदी में, फिलिस्तीन या पैलेस्तीन एक कंट्री है, तो वहाँ पे इसके खिलाफ इसको रूल कर सकता है, अभी आईसीसी ने कहा है। तो इससे पहले आप न्यूज़ पे आगे चलने से पहले आप ये टेरिटरी देखो, आप कहाँ पे, ये देखो जी, ये आपने सऊदी अरेबिया तो देखा होगा मैप पे, ये एशिया का मैप है, ईरान यहाँ पे, अफ़गानिस्तान है, अपना इंडिया इधर है, तो ये इराक है, यहाँ पे सीरिया, और ये है जी इजराइल, ये येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना इजराइल, और ये जो ग्रे ग्रे दिखाई दे रहा है ना, ये है जी पैलेस्तीन, और एक ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ना ग्रे में, ये छोटा पार्ट, ये गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, ये पैलेस्तीन का पार्ट है, और ये वेस्ट बैंक, ये भी पैलेस्तीन का पार्ट है, ये वेस्ट बैंक बोलते हैं इसे, और ये जी इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, तो इनके बीच में है जी ये गाजा स्ट्रिप बोलते हैं इसे, गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, और ये वेस्ट बैंक, तो ये है जी पैलेस्तीन, और ये है इजराइल, तो इजराइल पैलेस्तीन के बीच में चलता रहता है। तो ये मैप अच्छे से आप देखिए कि ये इजराइल मेडिटेरियन सी पे लगता है इसका बॉर्डर, हाँ बिल्कुल, और यहाँ कौन कौन से कंट्री है, और ये सीरिया भी लगता है, सिप्रस, ये तो मेडिटेरियन सी में ही आइलैंड, लेबनान ये कंट्री, ये भी लगता है, ये भी बॉर्डर लगाता है, लेकिन जॉर्डन नहीं लगाता, ये याद रखना है आपको। तो ये मेडिटेरियन सी से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो अब न्यूज़ पर चलते हैं जी। अपनी न्यूज़ में क्या है, जज ने अभी क्या क्या है, उसने कहा है कि जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जब क्या है ये रोम स्टैट्यूट बना था, ये ट्रीटी हुई थी रोम स्टैट्यूट की, जिससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना था, उसी के डॉक्यूमेंट में है कि वो पैलेस्तीन पे अधिकार है। पहले आईसीसी ने कहा है, मतलब क्या बोला है, क्या कहा है इसने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इसने कहा है कि जब ये रोम स्टैट्यूट बना था, रोम स्टैट्यूट मतलब कि ट्रीटी हुई थी, रोम स्टैट्यूट की संधि हुई थी, तो तब से क्या है ये पैलेस्तीन इसका पार्ट है इस ट्रीटी का, तो इसलिए आईसीसी रूल कर सकता है इसके ऊपर, इसलिए क्या है इसी का अधिकार है। एज द स्टेट ऑन द टेरिटरी पैलेस्तीन क्वालिफाइज एज ए स्टेट, मतलब पैलेस्तीन एक स्टेट है आईसीसी के अनुसार। तो इस तरह से जो ईस्ट जेरूसलेम है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, इस पर जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का, इस पर अधिकार मतलब रूल कर सकता है। अब ऐसा कह क्यों रहा है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मैं रूल कर सकता हूँ इस पर, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना। और इजराइल का कहना क्या है, इजराइल कह रहा है कि आप रूल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इजराइल मेंबर नहीं है आईसीसी का, इजराइल आईसीसी का मेंबर नहीं है, ये याद रखना आपको। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका सदस्य नहीं है, और एज ए नॉन मेंबर इट कैन नॉट अपील द रिसेंट रूलिंग, मतलब ये क्या है, जो अपील नहीं कर सकता जो रिसेंट आईसीसी ने रूलिंग दी है, ये इसके जो डिसीजन का मतलब अपील नहीं कर सकता कहीं, तो क्योंकि, लेकिन एक बात है, जो इसके अटॉर्नी जनरल है इजराइल के, उसने कहा है कि ओनली सॉवरेन स्टेट कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू द आईसीसी, जो कि संप्रभुत्व देश होते हैं, मतलब फ्री स्टेट होते हैं, इंडिपेंडेंट, वो ही क्या है आईसीसी की अथॉरिटी को क्या है अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब आईसीसी को बोल सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, कि आप हमारे लिए रूल बना सकते हो या कोई डिसीजन लोगे तो हमें मानना पड़ेगा, कोई वही बोल सकता है जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो, आज़ाद कंट्री हो। सॉवरेन स्टेट का मतलब है कि आज़ाद कंट्री हो, आज़ाद देश, और पैलेस्तीन तो आज़ाद ही नहीं है, सॉवरेन स्टेट नहीं है, इजराइल का मानना है, इजराइल क्योंकि इसे कंट्री मानता ही नहीं है, यही तो डिस्प्यूट चलता रहता है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। इजराइल कहता है पैलेस्तीन पूरी कंट्री क्या है हमारी टेरिटरी है, और पैलेस्तीन अपना जो पैलेस्तीन पीपल है वो चाहते हैं अलग कंट्री बने, लेकिन इजराइल कहता है कि ये अलग कंट्री है ही नहीं। तो ये इशू चलता रहता है दोनों के बीच में। अब हमारे लिए जानना होता है, ज़रूरी हो जाता है कि आईसीसी है क्या, पूरा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये, कहाँ पे, हैग में। हैग कहाँ पे, नीदरलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड कंट्री है यूरोप में, तो इसके हैग में हेडक्वार्टर है, और यहीं पे हेडक्वार्टर है आईसीजे का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये अलग है, ये 2002 से लागू हुआ था ये कोर्ट, और इसे कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है। लास्ट रिसोर्ट क्यों, क्योंकि जितने भी जीनोसाइड के रिलेटेड क्राइम है, वार क्राइम है या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट विरोध में कोई अपराध हुआ है किसी कंट्री में, या युद्ध में कोई अपराध हुए हैं, या जीनोसाइड नरसंहार हुआ है, मतलब बहुत सारे, जीनोसाइड का मतलब होता है लार्ज स्केल पे पीपल की हत्या कर देना, बहुत लार्ज स्केल पे, तो ऐसे जीनोसाइड हुआ है, तो उसके बिहाफ पे क्या है कंट्री जाके कोई सी भी या कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपना अपील कर सकती है, केस दर्ज कर सकती है, तो इसलिए कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी माना जाता है।
और ये फर्स्ट परमानेंट कोर्ट है जो ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है, जो एस्टेब्लिश हुआ था किस लिए, ताकि जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाई जा सके इंटरनेशनल लेवल पे। और ये फाउंडिंग ट्रीटी थी इसकी, ऑलरेडी हम जान चुके हैं, रोम स्टैट्यूट, जो इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1 2002 2002 में इंटर्ड इनटू फोर्स का मतलब है जी इम्प्लीमेंट हो गई, लागू हो गई। कब से? 1 जुलाई 2002 से ये कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। अब इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, पैसे कहाँ से आते हैं जी इसको चलाने के लिए? पैसे की भी ज़रूरत होती है कि जो भी मान लो इसके मेंबर है ना, जो भी मेंबर है स्टेट पार्टीज हैं, तो वो क्या है, इसे फंडिंग देते हैं, जितने भी मेंबर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, वो इसे फंडिंग देते हैं। और कोई और भी मान लो गवर्नमेंट कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, कोई भी आदमी या कॉरपोरेशन, कोई भी कंपनी एंटिटी, कोई भी इसे फंडिंग देना चाहे दे सकता है। लेकिन जो मेनली फंडिंग आती है इसकी कहाँ से आती है? जितने भी कोर्ट के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जो स्टेट पार्टीज इसके मेंबर होते हैं। अब इसके कंपोजिशन क्या है, वोटिंग पावर क्या है इसकी जी? एक असेंबली है इसकी, असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, इसी को ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और ओवरसाइट बॉडी भी है। मतलब इसके रूल वगैरह, लॉ कानून वगैरह यही बनाती है असेंबली ऑफ स्टेट पार्टी जो इस कोर्ट की है। इसमें हर कंट्री से एक मेंबर होता है, रिप्रेजेंट करता है जो कंट्री को। कंसिस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट पार्टी, हर स्टेट की, मतलब कोई भी स्टेट पार्टी का मतलब है कोई भी कंट्री इसका मेंबर है, उससे एक मेंबर होता है इसमें कोर्ट में। और ईच स्टेट क्या है, सबके पास एक वोट होता है, स्टेट पार्टी हैज़ वन वोट एंड एवरी एफर्ट हैज़ टू बी मेड ईच टू ईच डिसीजन बाई कंसेंसस। कोई भी इसमें मान लो नियम रूल वगैरह बनाना है तो कंसेंसस से होते हैं, मतलब सहमति से होते हैं। अगर कंसेंसस नहीं हो रहा है तो फिर वोटिंग की जाती है, जहाँ भी 50% से ज़्यादा वोट हैं तो वो मान ली जाती है कोई भी बात, अगर कोई भी रूल डिसीजन वगैरह ले रहे हैं तो आईसीसी में। अब इस असेंबली को प्रिसाइड कौन करता है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? एक प्रेसिडेंट होता है जी और 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो क्या है ये मेंबर ही इलेक्ट करते हैं, इनका चयन करते हैं जी प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट का। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट और चीज़ याद रखनी है, जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या इंडिया इसका मेंबर है क्या? देखो जी इसका जवाब है नो, क्योंकि इंडिया ने रोम स्टैट्यूट जो ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया था, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना है। लेकिन इंडिया मेंबर आईसीजे का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, पार्ट है, उसका मेंबर है आईसीजे का। लेकिन आईसीसी का मेंबर नहीं है इंडिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी नेट न्यूट्रलिटी। ये अभी न्यूज़ में क्यों, नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। पहले न्यूज़ क्या है कि एक इंडस्ट्री बॉडी है, इंडस्ट्रियल बॉडी मतलब एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई, ये क्या है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो कोई है इसने अपील किया, गवर्नमेंट ने अर्ज किया है कि जो ओवर द टॉप सर्विसेज हैं, प्रोवाइडर हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, गूगल डुओ हो गया, या अमेज़न हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये हैं जो, इनके लिए क्या है, इसने अपील की है इन्हें कि इनके लिए एक इनको लाया जाए ब्रिंग अंडर लाइसेंसिंग रिजिम, मतलब इनके लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। और जो कि नेट न्यूट्रलिटी का रूल्स है टेलीकॉम ऑपरेटर पे, उसको डिफ़र करना चाहिए, मतलब टाल देना चाहिए तक, कब तक, जब तक कि सेम सर्विस सेम रूल्स ना आ जाएं, मतलब सारी जो सर्विस हैं सेम के लिए सेम रूल ना बना दे गवर्नमेंट, तब तक इसे जो नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे डिफ़र करना चाहिए। अब नेट न्यूट्रलिटी क्या है इसको डिटेल में जानेंगे। अभी तक ये जान लो कि इसको क्या है, इनके लिए जो व्हाट्सअप वगैरह, गूगल डुओ, इनको भी लाइसेंस रिजिम के अंदर लाने की बात कही है। इशू क्या है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन्होंने क्या है ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को सेम सर्विस सेम रूल्स इम्पोज करने चाहिए, मतलब लागू कर देने चाहिए सबके लिए, सब सेक्टर के लिए, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे गूगल डुओ हो, सबके लिए। बट रिसेंटली क्या है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या है, ये एक अथॉरिटी है जी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब एक्ट से बनाई गई थी। ट्राई से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट था 1997 का, एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट ने, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, एक्ट से बनी है, संवैधानिक संस्था। तो ये क्या है, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी रूल वगैरह होता है ये बनाती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। टैरिफ वगैरह फिक्स करना हो, कोई कितना, मतलब जैसे आप रिचार्ज करते हो ना, कितने का रिचार्ज है, जो ओवरऑल रूलिंग होती है ये टेलीकॉम अथॉरिटी
ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती है सारे रूल वगैरह। तो इसने कहा है, रिकमेंड किया है कि दैट नो रेगुलेशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन द कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप। जितनी भी कॉलिंग मैसेजिंग ऐप है, जैसे मैसेजिंग व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप से कॉलिंग भी होती है, मैसेजिंग भी होता है, जितनी भी ऐप है इन पे क्या है, तब तक कोई इम्पोज नहीं होगा रूल वगैरह रेगुलेशन वगैरह। कब तक? जब तक कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्लैरिटी ना आ जाए इसके रिगार्डिंग। लेकिन ये कोई है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका क्या कहना है? देखो, जब तक कोई डिसीजन, ये कह रही है टिल द टाइम एनी डिसीजन टेकन, मतलब जब तक कि OTT के लिए, कोई लाइसेंसिंग के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है कम्युनिकेशन प्रोवाइडर के लिए, तब तक क्या है, इनके बीच में क्या है, जो अनइक्वलिटी है, अनइक्विटेबिलिटी है, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और OTT है जो ओवर द सर्विस, ओवर द टॉप सर्विसेज हैं जो, इनके बीच में क्या है, अनइक्वलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको फर्दर इंक्रीज ना करें, इसके लिए क्या है, कोई डिसीजन लेना चाहिए, इसने ये बोला है। ओवर द टॉप सर्विसेज क्या होती हैं हम ऑलरेडी जान चुके हैं, व्हाट्सअप वगैरह, जैसे गूगल डीओ हो गया आपके फ़ोन में होगा, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे क्या है अमेज़न हो गया, अमेज़न प्राइम। तो ये क्या होते हैं, ये देखो जी, जैसे मान लो कोई मूवी वगैरह बनानी है, तो जब मूवी बनेगी तो सेंसर बोर्ड होता है एक, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, इससे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी फिल्म को लॉन्च किया जाता है, मूवी वगैरह को लॉन्च किया जाता है हमारी कंट्री में। लेकिन अगर आप अमेज़न प्राइम पे कर रहे हो या नेटफ्लिक्स पे कर रहे हो, तो इसके लिए कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो रूल बुक में है ही नहीं, जो सेंसर बोर्ड है उसकी रूल बुक में है ही नहीं। तो इन पे बिना परमिशन के गवर्नमेंट की ये लॉन्च कर सकते हैं। या फिर जैसे व्हाट्सअप वगैरह, इनके लिए क्या है, अभी कोई रूलिंग नहीं है। तो देयरफॉर टिल सच टाइम नो न्यू लाइसेंसिंग कंडीशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर नेट न्यूट्रलिटी एटसेट्रा शुड बी इम्पोज ऑन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो इसलिए कहा है कि किसने, कौन ने, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, कि जब तक कोई लाइसेंसिंग कंडीशन नहीं इम्पोज होनी चाहिए तब तक की कोई क्या है, नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड कोई इनके लिए रूल ना बन जाए। अब ये नेट न्यूट्रलिटी होता क्या है, इसका मतलब है जी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, जैसे एयरटेल हो गया आपका, वी हो गया वोडाफोन आइडिया, या आपके जियो हो गया, ये नेट प्रोवाइड, इंटरनेट चलता है ना, ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप सिम खरीदते हो इनकी। तो ये क्या है कि सारे डेटा को एक तरह से ट्रीट करेंगे इक्वली इंटरनेट पे, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कंज्यूमर से रिलेटेड। जैसे मान लो कभी क्या होता है कि आपने, जियो ने प्लान दे दे, जियो कह दे कि आप 5 रुपये का रिचार्ज करवाइए और 1 महीने आपका व्हाट्सअप चलेगा। इससे क्या है, सिर्फ व्हाट्सअप ही चलेगा और आपका इंटरनेट वगैरह की साइट कुछ नहीं खुलेंगी, है ना। या मान लो 25 रुपये का प्लान बना दे कि आप इससे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चला सकते हो, मतलब यही चलेंगे सिर्फ आपके फ़ोन में, और इंटरनेट वगैरह कुछ, गूगल वगैरह कुछ नहीं खोल पाएंगे आप। तो ये होता है जी नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ, कि क्या है, आप ऐसे प्लान वगैरह बना के सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ व्हाट्सअप वगैरह की सर्विस दे रहे हो और इंटरनेट की सर्विस नहीं चल रही है। यानी कि अगर मान लो कि कोई बंदा, एक एग्जांपल दूसरे एग्जांपल से समझते हैं नेट न्यूट्रलिटी को, तो मान लो एक बंदे ने 100 रुपये का रिचार्ज करवाया और इसे मिलता है 1 GB डेटा, मान लो 1 महीने में। तो एक ने कराया 600 रुपये का, तो इसे मान लो 3 महीने के लिए मिल गया 4 GB पर डे मिल गया। तो क्या है, आप सबको, जिसने 100 रुपये का रिचार्ज कराया, 600 रुपये का रिचार्ज कराया, तो सबको स्पीड सेम दोगे इंटरनेट की। ऐसा नहीं है इस पर धीरे धीरे इंटरनेट चले 100 रुपये वाले पे और 600 वालों पे बहुत तेज़ इंटरनेट चले, नहीं, सबकी स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर स्पीड डिफरेंस, मतलब डिफरेंट होगी, अलग होगी दोनों पे, 100 रुपये वाले पे अलग, 600 पे अलग इंटरनेट की, कि इस पर जल्दी से साइट वगैरह खुल रही हैं, जल्दी से मैसेजिंग जा रहे हैं और इस पर लेट से, तो क्या है, ये नेट न्यूट्रलिटी, मतलब नेटवर्क न्यूट्रलिटी या नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट है। क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी यही कहती है, चाहे आप सबको सेम स्पीड और सेम डेटा प्रोवाइड करोगे, समझे, चाहे उसने 100 का करवाया, भले ही वो 10 दिन के लिए है, तो 10 दिन के लिए सेम स्पीड दोगे इंटरनेट पे और सारी साइटें खुलनी चाहिए। ऐसा नहीं है 100 रुपये में सिर्फ व्हाट्सअप खुलेगा या फेसबुक खुलेगा और सारी साइट नहीं खुलेंगे, नहीं। अगर चाहे आप 100 रुपये में दो, 1 दिन के लिए दो, लेकिन सारी स्पीड सेम होनी चाहिए और सब कुछ साइट खुलनी चाहिए। तो ये है जी नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट। तो यही हमने जो पढ़ा इसमें सारा ये लिखा है कि ये सेम लेवल ऑफ डेटा एक्सेस एंड स्पीड टू ऑल ट्रैफिक, द ट्रैफिक टू वन सर्विस और वेबसाइट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड और डिग्रेडेड। मतलब किसी सर्विस के लिए ब्लॉक नहीं करनी चाहिए कि किसी साइट को आप ब्लॉक कर दोगे, ये नहीं खुलेगी इतने रुपए में। तो नेट न्यूट्रलिटी को कैसे रेगुलेट करते हैं इंडिया में, क्यों नियम है क्या, इसके लिए 2018 में जी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को।
तो ये क्या है, ऐसी सर्विस को जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं, भेदभाव करती हैं अगेंस्ट इंटरनेट कंटेंट सर्विसेज, जो ब्लॉक कर देती हैं कुछ साइट को, तो हायर स्पीड प्रेफरेंशियल देती हैं, मतलब कुछ कैंडिडेट्स को जो ज़्यादा रिचार्ज कराते हैं हायर स्पीड देना, तो इन सबको ब्लॉक कर दिया इन रूल बना के। तो ऐसा करेंगे तो उन पर क्या है, चार्जेस लग सकते हैं। बस इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है पेयजल सर्वेक्षण। पेयजल सर्वेक्षण क्या है, अभी एक सर्वे किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। इस मिनिस्ट्री ने सर्वे किया है पेयजल सर्वेक्षण, किस मिशन के अंदर, जल जीवन मिशन है जी, जो अर्बन के लिए चला गया है, मतलब शहरी क्षेत्र सिटी वगैरह के लिए चला गया है जल जीवन मिशन। उसके अंतर्गत क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सर्वे किया गया है कि पीने की पानी की फैसिलिटी क्या क्या है, और 10 सिटीज़ के अंदर किया गया है, ये 10 शहरों में किया गया है। तो ये सर्वे में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर तो देखा ही गया कि पीने की फैसिलिटी पानी की स्वस्थ है नहीं है, और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी देखा गया कि जो पानी वेस्ट हो रहा है, आपके घरों से निकल रहा है, किचन से निकल रहा है, या बाथरूम वगैरह का पानी निकल रहा है, उसको आप ट्रीट करते हो क्या, उसे क्या दोबारा रिसाइकल करते हो क्या, साफ़ करके यूज़ करते हो या नहीं। तो वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट सही से हो रहा है या नहीं, ये देखा जाना। और वाटर बॉडीज़ की कंडीशन क्या है इस चीज़ में, मतलब कोई मान लो लेक है, झील है किसी शहर में, या कोई तालाब है, टैंक है, या फिर नदी जा रही है, रिवर जा रही है, तो उनकी कंडीशन, वाटर की कंडीशन क्या है, कैसी साफ़ है या गंदा पानी है। तो ये सर्वे में किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्वे है। इसके अंदर क्या है, इसके अंतर्गत जो इनिशियली 10 सिटीज़ में की जाएगी ये सर्वे। कौन कौन सी सिटीज़ होंगे ऐसे शहर, जैसे आगरा, पहला आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चुरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत, तुमकुर, ये सारी सिटी में 10 सिटी हैं जी जिनमें किया जा रहा है। ये सिटी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप हाँ पर्टिकुलर स्टेट से हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो याद करने की ज़रूरत है। जैसे आगरा यूपी में है जी, भुवनेश्वर कहाँ पे, उड़ीसा में, चुरू राजस्थान में, कोची केरल, मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु में, पटियाला पंजाब, रोहतक हरियाणा, सूरत गुजरात। तो ये आपको सिटी याद करनी है कि आपकी, जैसे पूछ लेगा पेयजल सर्वेक्षण में ये सिटी की सर्वे की गई थी या नहीं, तो तब आपको याद करने की ज़रूरत है। अब जल जीवन मिशन क्या है जी, जल जीवन मिशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, वाटर सप्लाई घर घर तक, जल नल से जल, इसका लोगो जी नल से जल, कि आपके घर तक नल पहुंचाया जाए, जल पाइप्ड वाटर पहुंचाया जाए और आपके घर तक वाटर पहुंचाया जाए वाटर सप्लाई के थ्रू। तो जल जीवन मिशन में ये था। और इसके बारे में क्या है जी, जैसे लोकल बॉडीज़ वगैरह, सेंटर, स्टेट, तीनों लेवल पे क्या है, एमओयू साइन हुआ। एमओयू का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एग्रीमेंट, एक समझौता साइन हुआ। तीनों ने मिला के क्या है, तीनों अथॉरिटी क्या है कि घर तक जल पहुंचाएंगी, हर हर घर तक, एवरी हाउस होल्ड तक। इसमें क्या है, जो सिटीज़ में क्या है प्रिपेयर करेंगी सिटी वाटर बैलेंस प्लान, रिसाइकल करेंगी, रीयूज़ करेंगी प्लान्स को, और क्या मतलब वाटर को क्या है रीयूज़ करना, रिसाइकल करना, वेस्ट वाटर को, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है, इसमें फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग जी देखो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर मतलब इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके पैसे लगाएंगे, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है एक, हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं अपने करंट अफेयर में। इसमें सारा जो पैसा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और इम्प्लीमेंट भी वही करती है, मतलब लागू भी वही करती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है इसे लागू और इम्प्लीमेंट और पैसा फंडिंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती हैं। तो इसमें जो फंडिंग होगी यूनियन टेरिटरी के लिए तो 100% सेंट्रल फंडिंग होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए 90% तक सेंट्रल फंडिंग होगी। और बाकी के लिए क्या होगा, जैसे मान लो 1 लाख पॉपुलेशन से कम है किसी सिटी में, किसी शहर में, तो 50% तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी, पैसा देगी इसको लागू करने के लिए स्कीम को। और जिसकी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक पॉपुलेशन है उसके लिए, और जो सिटीज़ 10 मिलियन से ज़्यादा है ना, मतलब जो जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है उनके लिए 1/3 33% क्या है फंडिंग देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा है पॉपुलेशन जिस सिटी की, उसके लिए 25% देगी, 1/4। तो इसमें यही था। तो आज के टॉपिक कितने ही थे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है जी संदेश। हमने कल पढ़ा था ये संदेश के बारे में। एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप की तरह, ये अभी गवर्नमेंट ने बनाया है कि आप इससे मैसेजिंग कर सकते हो। तो ये लॉन्च किया रिसेंटली। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने या किस
डिपार्टमेंट ने, किसने ये लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने? बताओ जी। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बी आंसर सही है। हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में। एनआईसी ने ये लॉन्च किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये एक अटैच्ड ऑफिस है जी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है, एक अटैच्ड ऑफिस है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल हमने अच्छे से पढ़ा था अपने करंट अफेयर में ही, लास्ट के 1-2 दिन में। इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इन द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल द पब्लिकली गवर्नड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एज ए रेगुलेटरी बॉडी दैट कैरी आउट पोर्ट ऑपरेशन मेनली कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज़। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में क्या होता है? जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट होती है, एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, और जितना भी कार्गो हैंडलिंग होता है, सामान वगैरह की हैंडलिंग होती है पोर्ट वगैरह पे, बंदरगाह पे, तो ये सारी हैंडलिंग कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। नेक्स्ट बोलिए, हियर द पोर्ट अथॉरिटी मेंटेन्स ओनरशिप ऑफ द पोर्ट। जो गवर्नमेंट है उसके पास ओनरशिप होती है, मतलब मालिक गवर्नमेंट होती है पोर्ट की। थर्ड बोल रही है, इंडिया हैज़ acceded to Hong Kong International Convention for Ship Recycling that is aimed at ensuring that ships recycled after reaching the end of their operational lives do not pose any risk to human health, safety and environment। इंडिया ने क्या है, जो इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है जी, जिसका नाम है हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग। मतलब जो शिप जहाज़ वगैरह से क्या है, कचरा वगैरह होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको रिसाइकल करना, और क्या है, हेल्थ पे कोई, हेल्थ या इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे कोई उसका इफेक्ट ना पड़े, तो इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट कर रखा है, साइन कर रखा है। तो ये बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जी। आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 3 या 1 2 3। बताओ जी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। क्यों? इसका फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सही है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करेगी गवर्नमेंट, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि कार्गो हैंडलिंग ना गवर्नमेंट नहीं करेगी, पब्लिक अथॉरिटी नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट अथॉरिटी करेंगे, जिसको ये देंगे लीज पे, प्राइवेट अथॉरिटी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहाँ पे कोई नई फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल कराना या कार्गो हैंडलिंग, ये सारा काम प्राइवेट एंटिटीज़ करेंगी, प्राइवेट कंपनी जो जिनके हाथों में ये सेल किया जाएगा। ये हमने अच्छे से किया था। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पब्लिक अथॉरिटी इसके ओनरशिप होगी इसके हाथ में। तो 2 और 3 बी आंसर हो जाएगा जी हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट कह रही है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लैंड्स, मिनरल्स, अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू अंडरलाइंग द ओशियन विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया वेस्ट एंड इंडियन यूनियन। ये कह रही है जी, ये है जी अपना इंडिया, ये कोस्टल एरिया है, और इसका टेरिटोरियल वाटर होता है जो, उसके अंदर तक जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज पदार्थ वगैरह, कोई लैंड से जितनी भी, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है इंडिया में। नेक्स्ट बोल रहा है, इंडिया हैज़ सोवरेन राइट्स ओवर द रिसोर्सेज इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो जी, कोस्ट लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है जी, इसमें लगभग 1 नॉटिकल माइल्स में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं। 1.8 किलोमीटर जैसे नापते हैं जी, जैसे किलोमीटर एक यूनिट है, इकाई है, ऐसी नॉटिकल माइल्स है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक ये इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन से लेके, मतलब बाउंड्री से, मेन लैंड बाउंड्री से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो क्या इंडिया का सॉवरेन राइट है क्या इस पर? अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ए, बी या सी, दोनों करेक्ट या दोनों गलत। बताओ जी। देखो जी, इसका आंसर है दोनों करेक्ट, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया का सॉवरेन राइट है, ये भी करेक्ट है और पहली भी, तो सी आंसर हो जाएगा जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, लेदर बैक टर्टल के बारे में हमने कल ही अपने करंट अफेयर में पढ़ा है बहुत अच्छे से। देखते हैं आपको कितना याद है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलिए, करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट बोलिए, लेदर बैक टर्टल, जो कछुआ है लेदर बैक, आर द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ सी टर्टल फाउंड इन ऑल ओशियन ऑन द अर्थ। ये सबसे बड़ा कछुआ है और सारे ओशियंस में मिलता है अर्थ पे। इन इंडिया दे आर फाउंड इन द कोस्टल स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। इंडिया में ये उड़ीसा और महाराष्ट्र के कोस्ट पे मिलता है क्या? ये बताना आपको सही है क्या। थर्ड बोलिए, दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देयर बाय अकॉर्डिंग इट द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन। ये जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का, उसमें
शेड्यूल 1 में ये लिस्ट है, ये टर्टल, और इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है क्या? आपको करेक्ट बताना है। आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 3 ओनली या 2 3। देखो जी, पहला बिल्कुल गलत है, हमने अच्छे से पढ़ा था, ये सारी ओशन उसमें नहीं मिलता, सब में मिलता है एक्सेप्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया को छोड़ के। तो आर्कटिक ओशन में नहीं मिलता है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट पहला। यहाँ पे पहला है वो काट दो। अब बचे ये, अब इनमें से हमें देखना सेकंड। देखो जी, इस उड़ीसा और महाराष्ट्र के कोस्ट पे भी नहीं मिलता, कहाँ पे मिलता है? अंडमान निकोबार। ये अच्छे से पढ़ा था हमने जब पढ़ा था करंट अफेयर। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो डी भी गलत हो गया जी, सी ओनली आंसर हो जाएगा, 3 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में दिखा दिया गया जी। स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है। ये कहा गया है स्कोर्स द कैलकुलेटेड ईच ईयर टू असेस प्रोग्रेस एंड स्टेट बैक इन कॉम्बेटिंग हंगर। GHI स्कोर आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट कैप्चर विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ हंगर। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार की जाती है, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, NGO टाइप है, गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड या वेल्टर हिंग पे नाम ऐसा कुछ करके जी, ये दो क्या है, इसे रिलीज करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो इसे किसके बेस पे तैयार किया जाता है ये बताना है आपको, कौन कौन सी डायमेंशन है। ये जो भुखमरी है ना, हंगर, उसको मिटाने के लिए कि देखते हैं कितनी भुखमरी कम हुई देशों में, उसको इसमें मेज़र किया जाता है। तो किसके बेस पे ये अनुमान लगाया जाता है ये बताना है आपको। फर्स्ट है अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो जी, अंडर नॉरिशमेंट होता है, जैसे मान लो आप खाना तो पूरा खा रहे हो पेट भर के, लेकिन क्या है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, जितने विटामिन मिनरल चाहिए आपको, प्रोटीन चाहिए दिन में जितनी क्या है, और मिनरल चाहिए, विटामिन A B C चाहिए, वो नहीं है आपके खाने में। खाना तो खा रहे हो, मान लो आप चावल ही चावल खा रहे हो, पेट भर रहे हो, लेकिन चावल से क्या है, पूरी विटामिन थोड़ी ना मिलेंगी आपको, पूरे आपको जो बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो थोड़ी ना मिलेगा। तो ये होता है जी अंडर नूरिशमेंट, जब आप खाना तो खा रहे हो लेकिन आपको नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा, पोषक तत्व नहीं मिल रहे। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग होता है जी, जैसे मान लो किसी की हाइट बढ़ गई, एज हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, मान लो हाइट किसी की 5 फुट है, तो 5 फुट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए बॉडी में, वो नहीं है, बिल्कुल पतला सा है जी, बिल्कुल क्या है, हड्डी मैन है जी, ये पतला है जी बिल्कुल, वो होता है जी चाइल्ड वेस्टिंग, लड़का कोई भी बच्चा है। चाइल्ड स्टंटिंग और ऐसी चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब है जी, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, कितनी चाइल्ड में, बच्चों में डेथ रेट क्या है। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? देखो जी, इसमें चाइल्ड वेस्टिंग में तो क्या है, हाइट के हिसाब से वेट कम है, और इसमें एज के हिसाब से हाइट कम है। चाइल्ड स्टंटिंग में मान लो एज होगी जी किसी की 15 साल, लेकिन 15 साल के 15 ईयर के हिसाब से उसकी हाइट नहीं है, हाइट कम रह गई, बौना रह गया, ठिगना रह गया, छोटा रह गया कोई बच्चा, तो ये होता है जी चाइल्ड स्टंटिंग। तो आपको बताना है किसके बेस पे निकाली जाती है ये हंगर इंडेक्स। 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4। इसका आंसर है जी बी, ऑल ऑफ दी अबव, चारों केस देखे जाते हैं जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है श्रुतिका केवलिन, श्रुता केवलिन इज ए टर्म यूज्ड इन जैनिज्म फॉर दोज ascetics who have complete knowledge of जैन आगमा या टेक्स्ट। ये श्रुता केवलिन है जी, एक टर्म है, जैनिज्म में यूज होती है उन सन्यासियों के लिए, एस्केटिक्स बोलते हैं जी, सन्यासी वगैरह जो सन्यास ले लेते हैं लाइफ से और जंगलों वगैरह में पूजा करते हैं या फिर घर वगैरह को छोड़ देते हैं। हु हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ जैन अगमा, जिनमें जैन जो अगमा है, टेक्स्ट है, उनकी नॉलेज होती है, उनको बोलते हैं श्रुता केवलिन, जैनिज्म में, जैनिज्म धर्म में, ये बताना आपको। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म देर वर नो श्रुता केवलिन इन जैनिज्म। जो आपको पता होगा जैनिज्म की 2 सेक्ट हैं जी, 2 मतलब कैटेगरी हैं जैनिज्म में। जैसे आपने मुस्लिम में देखा हो शिया सुन्नी, ऐसी जैनिज्म में क्या 2 कैटेगरी आती हैं। एक दिगंबर बोलते हैं, ये क्या है, कपड़े नहीं पहनते हैं, बिल्कुल नंगे रहते हैं, इनके लिए आसमानी कपड़े हैं। और दूसरी सेक्ट है जी श्वेतांबर, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, श्वेतांबर जो सब वाइट कपड़े पहनते हैं। तो दिगंबर जो जैनिज्म है वो, उनका मानना है कोई भी श्रुता केवलिन है ही नहीं जैनिज्म में। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा, 1 2 या दोनों गलत। देखो जी, दूसरा बिल्कुल गलत है, फर्स्ट सही है ये, क्योंकि इनका मानना है जी 7 लगभग हैं जी, ये आप देखो यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 श्रुता केवलिन है जैनिज्म में। इनके हिसाब से क्या क्या नाम है उनके, गोवर्धन, महामुनि, विष्णु, नंदीमित्र, अपारजीत, भद्रबाहु। ये याद करने जरूरी नहीं, बिल्कुल जी, आप पेपर उठा के देखो प्रीलिम का, हर
हर साल कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस बार जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो जितनी भी रिलेटेड आपको जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जहाँ से भी नॉलेज मिले बस उसे गेन कर लो, कहीं से भी मिले। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आर्य सिद्धांत के बारे में। इज ए मेजर वर्क ऑफ, ये बताना है जी आर्य सिद्धांत बुक है किसने लिखी थी? वरहमवीर, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, वज्रवर है। इसका आंसर है जी आर्यभट्ट ने लिखी थी। इन्होंने 2 ही बुक हैं जी, आर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम, इनकी 2 बुक हैं, तो इन्होंने लिखी थी ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारी अनुभव मंडप के बारे में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था अपने करंट अफेयर में। ये आपको बताना, अनुभव जो मंडप है ये बेस 1 ने एस्टेब्लिश किया था। इसका मेनली प्रिंसिपल क्या था, किस लिए किया था ये, मतलब इसका टारगेट क्या था, ये बताना आपको अनुभव मंडप का। इसे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है अनुभव मंडप को। ये हमने न्यूज़ में कवर किया था जी। बताना आपको करेक्ट कौन कौन सा है। इसका जो प्लान था टू डिस्कस लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन दैट अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक के लाइफ को अफेक्ट करते हैं जी, जो राजनीतिक क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करते थे क्या अनुभव मंडप में। एक हाउस था जी अनुभव मंडप, एक बिल्डिंग है अनुभव मंडप उसमें। सेकंड स्पिरिचुअल मैटर, जो धार्मिक आध्यात्मिक जो भी मामले हैं उनको डिस्कस किया जाता था क्या। हियरिंग अगेंस्ट केसेस डिसाइड बाय लोकल बॉडीज, जितनी भी जो लोकल बॉडीज होती थी उनके अगेंस्ट क्या है जो हियरिंग होती थी, मामला होता था कोई मैटर, उसको सुना जाता था क्या इसमें। आपके ऑप्शन है 1 3 2 3 2 ओनली 1 2 3। इसका आंसर है जी 2 ओनली। ये सिर्फ स्पिरिचुअल मैटर के लिए था, धार्मिक और आध्यात्मिक जितने भी मैटर होते थे, मामले होते थे, वो डिस्कस किए जाते थे अनुभव मंडप में। ये बेसोवन ने 12th सेंचुरी में सेटअप किया था, बनाया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन, इनके बीच में कॉमन क्या है ये बताना आपको, करेक्ट कौन कौन सा है। देखो ये फर्स्ट, ये जी चक्रिया कुथु, कोडियात्तम, कृष्णात्तम और रमनात्तम, इनके बीच में कॉमन क्या है ये बताना है। दे आर ऑल रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट, ये सारे क्या हैं रीति रिवाज से रिलेटेड परफॉर्मिंग आर्ट है। सेकंड बोल रहा है दे ओरिजिनेट फ्रॉम केरल, ये सारे केरल से रिलेटेड करते हैं क्या, केरल जो स्टेट है उसमें परफॉर्म किए जाते हैं कि ये सारी आर्ट। थर्ड बोला दे हैव हैड सम इन्फ्लुएंस ऑन कथकली इन इट्स फॉर्म एंड टेक्निक, जो कथकली डांस है जी, कथकली उसमें क्या जो केरल का ही डांस है जी कथकली, क्या उस पर प्रभाव डालते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस है जी इनका, जो ये हैं चारों। आपके ऑप्शन है 2 ओनली 1 2 1 3 1 2 3, बताओ जी। देखो जी तीनों ऑप्शन सही है, डी सही हो जाएगा। ये सारी केरल की आर्ट है और रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट है और कथकली पे भी इनका इन्फ्लुएंस है। तो ये आपको याद रखना है। जनरली क्या है जी अट्टम अट्टम लगता है ना जिसके पीछे, ये केरल के ही होते हैं मोस्टली, ये आपको याद रख लेना है ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी। अच्छा लगे तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कल मिलेंगे, कल के लिए वेट करो जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।